जीवन प्रकृति ने दिया है, सबको गरिमा से जीने का अधिकार है। लेकिन गरिमा में मृत्यु का क्या? क्या हो अगर शरीर वैसे चलना ही बंद कर दे जैसा प्रकृति ने तय किया था? क्या लाइलाज बीमारी या वेजिटेटिव स्टेट में होने पर लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है? बरसों से ये सवाल हमारे सामने हैं। इच्छा मृत्यु में इच्छा किसकी चले? किसी के जीवन या मृत्यु को तय करने वाले हम कौन होते हैं? परिवार, डॉक्टर, कोर्ट, कौन तय करेगा किसे जीना चाहिए या किसे नहीं? हरीश राणा के केस के सहारे बात करेंगे एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया की। साथ ही बात करेंगे आज ईडी वर्सेस टीएमसी के केस में क्या क्या दलीलें दी गई कोर्ट में, कौन सा इतिहास दोहराया गया, कोर्ट ने किसको डांटा, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत में खेलने के पहले खुद ही तो नहीं लड़ जाएगी, और बहुप्रतीक्षित बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल में कौन आगे दिख रहा है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली के रहने वाले हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे थे। एक दिन हॉस्टल की चौथी मंजिल से वो गिर गए, सिर में गंभीर चोट आई और पूरा शरीर विकलांग हो गया। कोमा जैसे स्टेट में चले गए और तब से इसी स्थिति में हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि 32 साल के हरीश की सिर की नसें पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं, रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब्स के जरिए उनको जीवित रखा गया है, लेकिन इतने लंबे समय से वेंटिलेटर पर रहने की वजह से बेड सोर यानी शरीर पर घाव हो गए हैं जो ठीक नहीं हो रहे। हरीश का शरीर दर्द में तो है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। इन्हीं हरीश की इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया की मांग करते हुए उनके पेरेंट्स दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिस पर आज यानी 15 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया, ये कहते हुए कि अदालत लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने पर विचार करेगी। इस दौरान कुछ ज़रूरी टिप्पणियां भी हुई। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि ये बहुत ही नाजुक मामला है, हम भी मॉर्टल्स हैं यानी अमर नहीं हैं, तो ये किसी के जीवन या मृत्यु को तय करने वाले हम कौन होते हैं? फिर भी हम लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने पर विचार करेंगे क्योंकि ये गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस टिप्पणी से पहले बेंच ने हरीश के पेरेंट्स अशोक राणा और निर्मला राणा से मुलाकात भी की, जो ये बताता है कि सच में ये केस कितना संवेदनशील है। हरीश के घर वाले लगातार उनकी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। दिसंबर में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को एक मेडिकल रिपोर्ट बनाने को कहा था। आज एमिकस क्यूरी यानी एक तरह के एक्सपर्ट पैनल की ओर से भी अपनी राय रखी गई। इसमें कहा गया कि हरीश राणा 2013 से लाइफ सपोर्ट पर हैं, उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता है, उसी तरह सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए। हरीश के इलाज के लिए हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी आजमाई गई, लेकिन वो भी असफल रही। हरीश के परिवार ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया था। तब मेडिकल बोर्ड ने पाया था कि उन्हें जीवित रखने के लिए मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सब कहते हुए एमिकस क्यूरी ने हरीश के परिवार की पैसिव यूथेनेशिया की मांग दोहराई। कहा कि हरीश को पैलिएटिव केयर में रखा जाएगा। पैलिएटिव केयर यानी अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो कोशिश की जाती है कि पैलिएटिव केयर के जरिए ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाई जा सके, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। तो हरीश के केस में एमिकस क्यूरी ने आगे कहा, पैलिएटिव केयर के दौरान उनके फीडिंग ट्यूब्स हटा दिए जाएंगे, उनको सेडेटिव्स दिए जाएंगे यानी ऐसी दवाइयाँ जिनसे दर्द महसूस ना हो, उनकी अंतिम सांस तक उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। एक ही लाइन में अंतिम सांस और राहत जैसे शब्द विरोधाभासी लग सकते हैं। पूरी दुनिया में इच्छा मृत्यु पर इसी संदर्भ में एक नैतिक बहस छिड़ी हुई है। इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे क्योंकि इसी से जुड़ रहे हैं एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि हरीश के परिवार की कहानी क्या है और ये कि हरीश के माता पिता को अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग क्यों करनी पड़ी। बात यह है कि हरीश के इलाज के लिए उनके पेरेंट्स को द्वारका स्थित अपना घर बेचना पड़ा। अब वो गाजियाबाद में 2 कमरों के एक फ्लैट में रहते हैं। हरीश के पिता अशोक राणा ताज कैटरिंग में नौकरी करते थे। वहाँ से रिटायर होने के बाद उन्हें हर महीने 3600 रुपये पेंशन के तौर पर मिलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक हर सैटरडे और संडे गाजियाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में सैंडविच और बर्गर बेचते हैं ताकि किसी तरह घर का खर्च चले और बेटे का इलाज हो सके। वो कहते हैं कि बेटे के इलाज के लिए पैसे बचे ही नहीं हैं। हरीश की मां भी उम्मीद खो चुकी हैं। हरीश के इलाज पर हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च होते हैं और उनके बाद हरीश की देखभाल के लिए कोई और है भी नहीं। हरीश को इस स्थिति में देखना उनके लिए
मेंटली बहुत मुश्किल है, इसलिए परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यही कि आखिर इस इच्छा मृत्यु में इच्छा किसकी है। हरीश तो कुछ भी बताने और कहने की स्थिति में नहीं है, और इसी संदर्भ में एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया का जिक्र हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मामला ये कानूनी हो जाता है। एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें डॉक्टर सीधे कोई इंजेक्शन या दवाई दे करके मौत की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, भारत में ये गैर कानूनी है। पैसिव यूथनेशिया, जिसमें मरीज का इलाज या लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है ताकि उसकी मौत नेचुरल तरीके से हो सके। अब बात की इच्छा मृत्यु को लेकर भारत में लीगल स्टेटस क्या है। 2005 में कॉमन कॉज नाम के एक एनजीओ ने पैसिव यूथनेशिया की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर 9 मार्च 2018 को तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाले 5 जजों की बेंच की टिप्पणी आई थी कि अगर लाइलाज बीमारी या वेजिटेटिव स्टेट की वजह से कोई मरीज सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाना चाहिए। इसे सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार से जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरह के नियम बनाए। जब मरीज ने लिविंग विल रखी हो, यानी साफ तौर पर लाइलाज बीमारी की हालत में इच्छा मृत्यु की बात लिखी हो, 2 गवाहों के सामने इसे साइन किया हो और इसे मजिस्ट्रेट के जरिए वेरीफाई करवाया गया हो। जब कोई लिविंग विल ना हो, इस स्थिति में मरीज का परिवार या उसका कोई करीबी ये फैसला ले सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मेडिकल बोर्ड्स और दूसरे तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि हरीश राणा का केस दूसरी वाली कंडीशन में आ रहा है। हरीश का केस ऐसा पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के नियम कानून लागू हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ एक केस का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है जो इन नियम कानूनों का आधार बना। इसे अरुणा शानबाग केस के तौर पर जानते हैं। 1973 में मुंबई के केईएम अस्पताल में 42 साल की नर्स अरुणा शानबाग पर एक वार्ड अटेंडेंट ने हमला किया, उनका रेप किया। अरुणा के सिर में गंभीर चोटें आईं जिसकी वजह से वो कोमा में चली गईं। अरुणा की हालत देखते हुए एक पत्रकार पिंकी विरानी ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मांग की गई कि अरुणा को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाया जाए ताकि नेचुरल तरीके से उनकी मृत्यु हो सके। सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार तो बताया, लेकिन अरुणा के लिए ये मंजूरी नहीं दी क्योंकि तब तक वो कुछ हद तक मशीनों की मदद से सांस ले रही थी। बाद में साल 2015 में उनकी नेचुरल डेथ हो गई, लेकिन आगे चलकर यही केस भारत में पैसिव यूथनेशिया के लिए एक बड़ा आधार बना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और इस जीवन के अधिकार की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 में और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 में लोग जा सकते हैं। लेकिन मृत्यु का अधिकार संविधान या कानून में नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मरणासन्न हो जाए या मृत स्वरूप हो जाए तो क्या उसको मृत्यु का अधिकार है, इस बारे में अलग अलग तरीके की कानूनी विवेचना है। हाँ, एक डिग्निफाइड मृत्यु का अधिकार फंडामेंटल राइट बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसको किस तरीके से मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है। तो जो 2018 का फैसला था उसमें जो इच्छा मृत्यु के बारे में 4-5 तरह के वर्गीकरण किए गए थे कि ऐच्छिक या जबरदस्ती या उसकी स्थिति कैसी है, मरना वो मृत व्यक्ति है या जीवित रहने की उसकी संभावना है। तो अभी जब उन्होंने आज मैटर को क्लोज करने के बाद ऑर्डर रिजर्व रखा तो एक बड़ी क्लोजिंग रिमार्क्स जो जजों ने बोला कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम किसी व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकते हैं तो मृत्यु लेने का अधिकार नहीं है। तो प्रश्न इस बात का है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन काल में उसको पता हो, अगर उसने अपनी लिविंग विल दे दिया है फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद क्योंकि जो आईपीसी में था, आईपीसी के भीतर को एक अपराध बताया गया था, नए बीएनएस कानून में वो अपराध नहीं है। लेकिन जो संविधान पीठ का फैसला है उसके अनुसार हर मामले की अलग तरीके से न्यायिक छानबीन होगी, मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और क्या उसमें जीवन की संभावना है या नहीं है, क्या उसको जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको मृत्यु दी जा रही है, क्या उसको इच्छा के विरुद्ध मृत्यु देने पे मर्डर का चार्ज लग सकता है। तो ये इस तरह की तमाम सारी बातें हैं जिसमें नैतिकता के साथ एक मेडिकल कंडीशन, उस व्यक्ति की जो जीवित रहने की संभावना है और जजों का इस बारे में दृष्टिकोण, इस अनुसार हर मामले का अलग अलग इसमें फैसला होगा। और चूंकि इस बारे में अगर कोई भी कानूनी स्पष्टता करनी है तो संसद से ही कानून बनेगा और संसद से कानून बनने के बाद
उसका एक अधिकार लोगों को हासिल होगा, और उसके पहले एक न्यायिक विवेचना के आधार पर ही, गुण दोष के आधार पर हर मामले का फैसला करना होगा। हालांकि नियम कानून एक तरफ हैं और इच्छा मृत्यु जैसा डेलिकेट मुद्दा दूसरी तरफ। ऐसे में एक नैतिक दुविधा मरीज के करीबियों की सामने तो आती ही है, डॉक्टर्स को भी इसका सामना करना पड़ता है। एक बहुत लंबी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपको पहले एक मेडिकल बोर्ड बिठाना है। उस मेडिकल बोर्ड के बाद वो कहेंगे कि हाँ, पेशेंट को एक इरिवर्सिबल डैमेज है, कि मतलब अब जो है ये पेशेंट का जो ऑर्गन फेलियर्स हैं और ये हैं, ये ठीक होने वाले नहीं है, पेशेंट को केवल दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद आपको एक सेकेंडरी बोर्ड बिठाना पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाके ये सब कुछ होगा। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, प्लस इसमें कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बहुत समय पे आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये इन मरीजों के लिए एक परेशानी बनी रहती है कि जनरली पेशेंट के अटेंडेंट्स आके कहते हैं कि जी हमारा पैसा भी लग रहा है, पेशेंट भी दुख परेशानी में, और आप खुद ही कह रहे हैं कि पेशेंट बचेगा नहीं। ऐसे में जनरली जो एंड ऑफ लाइफ केयर है, होता क्या है कि पेशेंट के अटेंडेंट कहते हैं जी हमारा जो ट्रीटमेंट है वो आगे मत बढ़ाइए। अब यहाँ से परेशानी स्टार्ट होती है, क्योंकि आपका जो देश का कानून है वो कहता है कि जब तक आप सर्टिफाई नहीं कर लेते तब तक आप उसका इलाज नहीं रोक सकते। अब पेशेंट के अटेंडेंट को आपको दोनों चीजें समझानी है कि भाई हाँ, इलाज तो हम कर रहे हैं, आगे यहाँ से ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है, हम यहाँ से एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें बाकी डॉक्टरों से सहमति चाहिएगी। पेशेंट के अटेंडेंट की भी काउंसलिंग इसमें बहुत जरूरी है, बोथ साइकेट्रिक, क्योंकि किसी भी मरीज, किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट को ये कहना कि आपका पेशेंट इसलिए चला जाएगा कि आप सारे के सारे जो लाइफ सपोर्ट्स हैं उन्हें हटाने की बात करेंगे, तो पहले तो उन्हें ये समझाना है कि जो आप कर रहे हो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, पेशेंट कष्ट में है। हमारी भी जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसमें भी ये बोला गया है कि जितना भी आप पेशेंट की इलाज कर सकते हैं वो आपको करना है, पर अभी मापदंड बदल रहे हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट इलाज के साथ साथ पेशेंट की सुविधा का भी है, पेशेंट के दर्द को देखने का भी है। तो हमें हर समय दोनों चीजों को साथ लेकर चलना पड़ता है, खासकर आईसीयू पेशेंट्स में, जिन मरीजों में आपको लग रहा है कि पेशेंट की ठीक होने की उम्मीद कम है और उसका जो कष्ट है वो बढ़ रहा है। मरीज के साथ साथ अटेंडेंट्स भी उस कष्ट को सहन कर रहे हैं और आउटकम कुछ आने वाला है नहीं। और इसी संदर्भ में पूरी दुनिया में नैतिक बहस चल रही है। हालांकि कुछ देशों में कुछ शर्तों के साथ यूथेनेशिया को मंजूरी दे दी गई है। मसलन नीदरलैंड्स और बेल्जियम एक्टिव और पैसिव दोनों लीगल स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, पेशेंट की कंसेंट, टर्मिनल इलनेस। कनाडा मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग, जिसको MAID बोलते हैं, लीगल है, जहां लाइलाज बीमारी के मद्देनजर डॉक्टर मदद करता है। अमेरिका में सभी 50 राज्यों में एक्टिव यूथेनेशिया अवैध है, इलीगल है। हालांकि 12 जगहों पर कुछ शर्तों के साथ लीगल है, जैसे कैलिफोर्निया, कोलोराडो, वॉशिंगटन DC इत्यादि। इसी तरह चीन, इजराइल और UAE में भी एक्टिव यूथेनेशिया बैन है, लेकिन अदालती हस्तक्षेप के जरिए पैसिव यूथेनेशिया का प्रावधान मौजूद है। यहाँ बात सिर्फ नियम और कानून की नहीं है, दिल, दिमाग और आत्मा का सवाल है। हरीश जैसा व्यक्ति दर्द में जी रहा है, परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो चुका है। क्या हरीश को मुक्त करना गलत होगा? दूसरी तरफ जीवन की गरिमा है, जीवन तो प्रकृति की देन है। डॉक्टर या कोर्ट कौन होते हैं इसका फैसला करने वाले? अगर एक्टिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी जाए तो परिणाम क्या होंगे? इसका जवाब ढूंढना बेहद मुश्किल है। भारतीय संस्कृति को देखें तो जल समाधि के रेफरेंसेस आते हैं। जैन धर्म में संथारा है, बुद्ध निर्वाण की बात करके गए हैं। निर्वाण यानी बुझ जाना, खत्म हो जाना, सभी बंधनों से मुक्त हो जाना, अपने जीवन पर अपनी स्वायत्ता, अपना अधिकार। लेकिन आज के समय में जहाँ एक बड़ी आबादी के लिए जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, वहाँ ये स्वायत्ता जाने कहाँ ख़त्म होगी, किन जोखिमों के साथ आएगी, कुछ पता नहीं। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अब भी हरीश के केस पर बहस हो रही है। सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। जो हो रहा है उससे हम परेशान हैं। ईडी ने बंगाल आने के लिए 2 साल तक इंतजार क्यों किया? ये कहना है टीएमसी के वकील और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का। मामला पिछले दिनों आईपैक के ठिकानों पर हुई रेड का है, जो जुड़ा है
कथित कोल घोटाले से। सुप्रीम कोर्ट में 15 जनवरी को सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल टीएमसी की ओर से पेश हुए। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर ममता सरकार की मदद करने का आरोप लगाया था। जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने कहा कि ईडी के आरोप गंभीर हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया। 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। ये आज के अपडेट्स रहे, पर कोर्ट में क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। कई आरोप उन्होंने लगाए जिनका लबो-लुआब था। सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस के साथ मिलकर जांच के वक्त सबूतों की चोरी की। ईडी के एक अधिकारी का फोन भी ले लिया गया। जांच प्रभावित करने की कोशिशें हुई। ये कोई अकेली घटना नहीं थी, पहले भी ऐसा हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट में 9 जनवरी की सुनवाई प्रभावित करने की कोशिश हुई थी। टीएमसी समर्थकों ने कोर्ट में इकट्ठा होकर प्रोसीडिंग में रुकावटें डाली थी। उन्होंने मांग की कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को तुरंत निलंबित किया जाए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। उधर कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी के आईपैक ऑफिस जाने का बचाव किया। उसका कारण भी बताया। वो बोले कि उनकी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड कंटेंट हटाए जा रहे थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। इसके अलावा कहा कि आईपैक ऑफिस में चुनावी कागजात को छोड़ ईडी की जांच से जुड़ा कुछ था ही नहीं। ईडी ने उस जगह से किसी भी दस्तावेज या सामान की जब्ती का रिकॉर्ड नहीं बनाया। इस पर बेंच ने कहा कि अगर एजेंसी का इरादा सामान जब्त करने का होता तो वो ऐसा करते। इस पर सिब्बल ने सवाल उठाया कि एजेंसी 2 साल बाद राज्य में क्यों आई और आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ही तलाशी क्यों ली। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये याचिका केंद्रीय एजेंसियों की जांच और राज्य अधिकारियों के कथित दखल को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। बेंच ने कहा कि इसमें कानून के बड़े सवाल शामिल हैं। उन्हें बिना सॉल्व किए छोड़ देने से स्थिति और खराब हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को चुनाव के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर एजेंसियां किसी गंभीर आरोप की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है। तो ये थी आज की दूसरी बड़ी खबर। अब बारी सुर्खियों की। महाराष्ट्र में आज दिन भर चुनावी पर्व रहा। 29 नगर निगमों में वोट डाले गए। सबसे ज़्यादा बात हुई एशिया की सबसे अमीर नगर निगम कहलाने वाली बृहन-मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की, जहां 2017 के बाद 227 सीटों पर चुनाव हुए। नेताओं के अलावा फिल्मी दुनिया के लोगों ने वोटिंग की। इस फेर में पापराजी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर बैठे। दोपहर 3 बजे तक 41% वोटिंग हुई। वोटिंग के बीच उद्धव और राज ठाकरे समेत विपक्ष के नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि वोटिंग के बाद उंगली पर लगी स्याही आसानी से मिट रही है, जिस पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग का जवाब भी आया। आयोग ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा कि वोटिंग पूरी तरह पारदर्शी है। साथ ही कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्याही हटाकर दोबारा वोट डालने की कोशिश करता पाया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी बोले, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्याही को केवल नाखून पर ही नहीं स्किन पर भी लगाया जाए, जिससे वो आसानी से ना मिट सके। विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से रिएक्शंस भी आए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि संवैधानिक संस्था पर हर बार सवाल उठाना ठीक नहीं है। बीएमसी चुनाव का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा 2 दशक बाद ठाकरे परिवार का साथ आना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज ठाकरे की मनसे के साथ गठबंधन किया है। 227 सीटों में से 32 सीटों पर उनका सीधा मुकाबला बीजेपी शिवसेना गठबंधन से है। बीजेपी ने 137 सीटों पर और शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। उद्धव की पार्टी 163 सीटों पर लड़ रही है, वहीं मनसे को 52 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए से अलायंस किया है। कांग्रेस 143 पर और वीबीए 46 सीट पर चुनाव लड़ रही है। नतीजे कल यानी 16 जनवरी को आएंगे। देखना होगा कि अपना अंतिम किला बचाने में जुटा ठाकरे परिवार कितना सफल हो पाता है। लेकिन उसके पहले एक नज़र डालते हैं कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल्स के आंकड़े। बीजेपी प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का जो गठबंधन है उसको इस एग्जिट पोल्स पे बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है। आंकड़ों की अगर बात करें तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक इस गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो ठाकरे ब्रदर्स का गठबंधन है यानी यूबीटी प्लस, उसको 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं। और जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है उसको 12 से 16 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। इसी तरह कम से कम 2 और एग्जिट पोल्स में बीजेपी वाले गठबंधन को आगे दिखाया जा रहा है, जेवीसी और सकल। वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 42 से 45% वोट मिलने का अनुमान है और यूबीटी प्लस को 33 से 37। यहाँ ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं। नतीजे जो असल नतीजे हैं वो कल यानी 16 जनवरी को आएंगे।
अगली सुर्खी, T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश टीम भारत आएगी या नहीं, लाख टके के इस सवाल का दो टूक जवाब फिलहाल नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट की दुनिया में उथल पुथल मच गई है। बीसीबी ने अपने निदेशक नजमुल इस्लाम को उनके पद से हटा दिया है। नजमुल को हटाए जाने की वजह उनका बोर्ड और खिलाड़ियों को लेकर दिया गया बयान है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो इससे बोर्ड को नहीं, केवल खिलाड़ियों को फाइनेंशियल नुकसान होगा। साथ ही बोर्ड उन्हें होने वाले घाटे की कोई भरपाई नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नजमुल ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को प्रशिक्षित भारतीय एजेंट कह दिया था। नजमुल के बयान से बांग्लादेश के टॉप प्लेयर्स भड़क गए। मांग नजमुल को हटाने की होने लगी। क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश यानी CWAB की ओर से एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खिलाड़ियों के प्रतिनिधि और सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद मिथुन बोले कि नजमुल अब लाइन क्रॉस कर चुके हैं। उनका बयान अपमानजनक और खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने वाला है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।